जी जी, किसी ने बेटा पास पेपर किस टॉपिक के किए थे, और हमें आज मतलब क्या टॉपिक क्या था पास पेपर का? ऑर्डर के, प्रिडिक्टिंग ऑर्डर बाय यूजिंग इनिशियल रेट मेथड। ओके ठीक है जी, तो आज फिर हम बात को और आगे बढ़ाते हैं, और आज हम जो है वो बात करेंगे क्या अल्फा। अच्छा बेटा, अब ऑर्डर हमने प्रिडिक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। आज आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट करवाऊंगा रिलेटेड टू हाफ लाइफ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ का, और ये हाफ लाइफ का जो आइडिया है ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। हाफ लाइफ जो होता है ये हम उस टाइम को कहते हैं which is required to decrease concentration of reactant by half। यानी वो टाइम जब concentration of reactant हाफ हो जाए, हम उस टाइम को हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। ऑफ कोर्स कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर काफी प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज आपने पढ़ा है कि हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अपनी एक हाफ लाइफ होती है, और वो अपनी हाफ लाइफ के हिसाब से ही डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट होता है। बिल्कुल इसी तरह से हर रिएक्शन की भी, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी भी हाफ लाइफ होती है, और हाफ लाइफ को हम डिफाइन करते हैं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहला काम हाफ लाइफ की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये है कि इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज concentration of reactant by half is called half life of the reaction। तो किसी भी रिएक्शन के हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ये वो टाइम होता है जो किसी भी
कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब अगर आप एक रिएक्शन 0.1 से शुरू कर रहे हैं तो 0.1 को 0.05 करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हाफ लाइफ होगा। अगर आप 0.05 से शुरू कर रहे हैं तो 0.025 करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हाफ लाइफ होगा। यानी हाफ लाइफ में ये मसला नहीं है कि आप स्टार्ट कहां से ले रहे हैं, आप इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं। हाफ लाइफ का ये इशू नहीं है। हाफ लाइफ का ये इशू नहीं है कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ये वो टाइम है जो वॉट एवर द इनिशियल कंसंट्रेशन यू हैव, वो इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ है। अब हमारे सिलेबस में हाफ लाइफ किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल टी हाफ, और हमारे सिलेबस में हाफ लाइफ का जो जिक्र है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। और हम ये कहते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life of first order reaction is independent of initial concentration of reactant। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी ले लें, फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है इट शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर एग्जामिनर कभी आपसे कहे कि आपको वो ग्राफ दे, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का ग्राफ आपको स्केच करवाया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के ग्राफ को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब ये वो स्टेज आ गया है जहां पर आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के ग्राफ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कांसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे मैंने लिखा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, सपोज वही टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान, ये 0 है, ये टाइम 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये टाइम है। और आपको याद होगा कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ कुछ इस शेप का था, और फर्ज कीजिए कि यहां पर ये इनिशियल पॉइंट है, यहां हम कंसंट्रेशन 1 ले रहे हैं। अच्छा, अब 1 का जो हाफ है, 1 का हाफ ये है और ये 0.5 हो गया। यानी जब कंसंट्रेशन 1 से 0.5 करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है ये है तकरीबन 10 मिनट्स। तो यहां पर 10 मिनट जो होगा इट इज नोन टू बी हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। पेपर में जब एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आप ये कंफर्म करें कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप पेपर के ऊपर इसी तरह से लाइन स्केच करके शो करेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 0 आपने स्टार्ट लिया इनिशियल से, इनिशियल का हाफ जो भी इनिशियल हो, 0.1 है, 0.1 है, 0.5 है,
तो 0.5 का हाफ 0.25। तो वॉट एवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यू हैव उसका हाफ ले लें और उसके हाफ के बाद उसका टाइम निकाल लें। नेक्स्ट 0.5 का हाफ जो होगा दैट विल बी 0.25 और 0.25 पर जो है आप देखिए अगेन, अगर आप 0.5 से स्टार्ट कर रहे हैं और 0.5 से कंसंट्रेशन 0.25 हो गई, यानी अगेन कंसंट्रेशन हाफ हो गई। अब दोबारा आप चेक करें कि जो हाफ लाइफ है वो अगेन 10 मिनट है, यानी 1 को 0.5 करने में 10 मिनट लगे और 0.5 को 0.25 करने में भी 10 मिनट ही लगे। तो अगर दो हाफ लाइफ की वैल्यूज कांस्टेंट हैं, if two half-life values remain constant, अगर दो हाफ लाइफ वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट हैं तो it confirms that reaction is of first order with respect to given reactant। ये फर्स्ट ऑर्डर को ग्राफ से प्रूव करने का तरीका है। और अभी मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन भी बताता हूं जिसमें उसने इस बात को जो है वो फाइंड आउट भी करवाया है कि अगर दो हाफ लाइफ वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट होगी तो इट कंफर्म्स दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू गिवन रिएक्टेंट। लेकिन अगर ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होता तो फिर क्या हो? क्योंकि ऊपर तो मैंने लिखा था कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी वॉट एवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन उसको हाफ करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा इट शुड रिमेन कांस्टेंट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर शुड रिमेन कांस्टेंट, वॉट एवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड हाफ लाइफ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता तो फिर ये दो हाफ लाइफ की वैल्यूज कांस्टेंट नहीं आती। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये जो मैंने ग्राफ बनाया 10 मिनट पे ये 10 पर यहाँ ये एग्जैक्ट दोनों वैल्यूज सेम आए। अगर दो वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम आती हैं तब भी ये कंफर्म करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, ये सेकंड ऑर्डर होता तो हाफ लाइफ की वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता। फर्स्ट हाफ लाइफ और सेकंड हाफ लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता और ये क्लियरली इंडिकेट करता कि ये ग्राफ फर्स्ट हाफ लाइफ को यानी फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो जो बात मैंने पहले आपको बताई थी कि आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के ग्राफ को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के ग्राफ को डिफरेंशिएट करने के लिए आप हाफ लाइफ मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैं ये कह रहा था कि अगर आप जो है ग्राफ से ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, और ऐसे कई सवाल पेपर में मौजूद है जिसपे एग्जामिनर आपसे खुद कहता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, प्रूफ करो। तो आपको हमेशा फर्स्ट ऑर्डर प्रूफ करने के लिए ग्राफ को यूज करना होगा और ग्राफ में आपको ये प्रॉपर लाइंस बनानी होंगी।
तो ये जो है वो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक फार्मूला आपको बता रहा हूं टू कैलकुलेट हाफ लाइफ, लेकिन ये 0.698 डिवाइडेड बाय के। लेट आई कंफर्म कि ये 0.069 है या ln ऑफ 2 होता है 0.693 है, सॉरी 0.693 है। ये फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली। यानी अगर आपको किसी फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो उसके लिए फिर आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूज करके आप हाफ लाइफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लगे शुक्र। तो ये जो है वो फार्मूला है जिससे आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकें। तो होपफुली आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सेकंड ऑर्डर के लिए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेकंड ऑर्डर का भी हाफ लाइफ होता है, थर्ड ऑर्डर का भी हाफ लाइफ होता है, लेकिन हाफ लाइफ आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इस तरह से ये एक बात आसान है कि हाफ लाइफ का जब भी क्वेश्चन होगा आपको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन उसको पेपर में ग्राफ में आपने प्रूफ करना है। तो ग्राफ में प्रूफ करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो है वो क्वेश्चन बताता हूं जो इससे रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस जो पास पेपर में हाफ लाइफ और इनिशियल रेट से रिलेटेड आए हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको वो बताता हूं, इससे आपको आइडिया होगा कि हाफ लाइफ के क्वेश्चन का टाइप जो है वो क्या है और फिर किस तरह से आप हाफ लाइफ को यूज करके ऑर्डर जो है वो कंफर्म करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जून 2 का, पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 1। इसके पार्ट ए की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इसके पार्ट 2 की बात कर रहा हूं। अच्छा, रिएक्शन में फिर आपको बता देता हूं। ये देखें, ये प्रीवियस इक्वेशन है, ये रिएक्टेंट है, OH नेगेटिव से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड वाटर। यानी यहां पर एक आपका रिएक्टेंट जो है वो ये है 4 नाइट्रोफिनाइल इथेनोएट और दूसरा रिएक्टेंट आपका OH नेगेटिव है। सही है। इस वक्त आपको जो ग्राफ गिवन है वो गिवन है इन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड टाइम। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर और टाइम का ग्राफ गिवन है। रन ए और रन बी में उन्होंने आपको बता दिया है कि रन ए में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव 0.2 है और रन बी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव 0.4 है। इसका मतलब यह है कि रन ए और रन बी में फर्क यह है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डबल हो गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज डबल्ड इन रन बी। लेकिन दोनों केसेस में जो ग्राफ है वो टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर के दरमियान है। पहले वाले में रन ए है और दूसरे वाले में रन बी है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि बाय ड्राइंग टेंजेंट्स ऑन द ग्राफ मेजर एंड कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द 2 runs and give the unit in each case। अब आपको इनिशियल रेट निकालना है रन ए का अलग और रन बी का अलग। और हाउ टू फाइंड आउट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन
मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इनिशियल रेट कैसे निकाला जाता है इस पर मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं, और ये पेपर में कह रहा है क्लियरली कि बाय ड्राइंग टेंजेंट ऑन द ग्राफ। इसका मतलब है कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको जो है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। दो टेंजेंट बनेंगे, एक रन ए के लिए अलग और रन बी के लिए अलग। अब मैं पहले रन ए की बात करता हूं। ये रन ए का पैटर्न चल रहा है, और इस रन ए के पैटर्न से अगर देखें, मेरे पास स्केल नहीं है, ऑफ कोर्स कि मैं लाइन ड्रॉ करूंगा थोड़ी आगे पीछे होगी, आप टेंजेंट प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आप जो लाइन चल रही है उसको जरा एक्सट्रापोलेट करेंगे। सर जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। अच्छा सॉरी। अच्छा जी, ये जो है वो क्वेश्चन है। अगर इसका मतलब आप लोगों ने पहले पेपर में क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा। ये जून 2 का क्वेश्चन है, पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 1। ये इक्वेशन इसकी गिवन है कि एक एस्टर है, उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। एक एस्टर है नाइट्रोफिनाइल इथेनोएट, उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, और इसका जो है वो इनिशियल रेट फाइंड करने का क्वेश्चन अगले पार्ट में मौजूद है। अच्छा, सवाल ये है यहां पर कि आपको दो कर्व गिवन है, रन ए का और रन बी। रन ए में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज 0.20 मोल पर डीएम क्यूब, और रन बी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। यानी कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप डिफरेंस देखें तो हमने इसको डबल कर दिया। इसके बाद ये ग्राफ जो आपको गिवन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर और टाइम का है। रन ए में ये आया, यानी जब हमने OH 0.2 यूज किया तो ये ग्राफ आया, और जब हमने 0.4 यूज किया तो ये ग्राफ आया। अब नेक्स्ट जो है, मैं रन ए के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। सवाल ये था कि बाय ड्रॉइंग टेंजेंट ऑन द ग्राफ मेजर एंड कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द 2 रन्स, गिव द यूनिट इन ईच केस। तो ये मैंने रन ए के पॉइंट से टच किया इसको, और अगला कर्व जो मैं बना रहा हूं ये रन बी के लिए है। ये रन बी कुछ ऐसा जा रहा है। ये रन बी का टेंजेंट। अब ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है डेफिनेटली, जब आप स्केल रख के प्रॉपर्ली बनाएंगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। अब आपने इनिशियल रेट ऑफ रन ए निकालना है। अब इनिशियल रेट कैसे निकलेगा, ये मैंने तरीका आपको बताया था, और तरीका ये था कि आप जो है वो रेट जो होता है वो इस टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है। रेड लाइन रन ए के लिए है और येलो लाइन रन बी की है। अब रन बी जो है वो अराउंड 7.5 इसका टाइम आ रहा है। तो रन ए के लिए 0.0 माइनस 0.001 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम जो है वो 7.5 माइनस 0 है। ये आप निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा इनिशियल रेट इन मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि सॉरी टाइम मिनट में ले रहे हैं इसलिए मोल पर डीएम क्यूब के साथ ये पर मिनट हो जाएगा। तो मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट, ये इनिशियल रेट ऑफ रन ए आ जाएगा। बल्कि सॉरी, ये मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी है टाइम की। रन ए के लिए जो टाइम है वो ये है, इट इज अराउंड 19। तो 19 माइनस 0 इज 19। वही फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि dy अपॉन dx से हम टेंजेंट निकाल सॉरी स्लोप या ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ये dy है और ये dx है।
आंसर कोई बता दे मुझे। आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं बता चुका हूं कि नेगेटिव साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ये बताता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी। बताइएगा आंसर क्विकली, अगर किसी ने कैलकुलेट किया हो। 0.001 डिवाइडेड बाय 19। नेगेटिव साइन ऑफ रेट जो है ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि हमने रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट किया है इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई ऐसा नहीं है जो आंसर निकाल सके? कोई है ऐसा? फाइव 5.263 10 टू द पावर। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है मैसेज पढ़ना। अगर आप अपना जो है वो माइक अनम्यूट करके बता दिया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आप लोग थोड़ा सा 10 टू द पावर -5, ये आ गया इनिशियल रेट फॉर रन ए। नाउ फॉर रन बी अगेन सेम 0.0 -0.001 डिवाइडेड बाय 7.5 -0। अब आप अगर इसका आंसर मुझे बता दें। .001 को 7.5 से डिवाइड करना है और आंसर बताना है। ये मैंने एक रफ वैल्यू कैलकुलेट की है। आप जब स्केल लगाकर प्रॉपर लाइन लगाएंगे स्केल से तो शायद उसमें वैल्यूज में थोड़ा वेरिएशन आए, बट जस्ट टू कैलकुलेट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये हम काम कर रहे हैं। जी आंसर बताइएगा। 0.001 डिवाइडेड बाय 7.5। इट इज 1.33 10 टू द पावर -5। अच्छा जी, अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो है वो आप अगर ऑब्जर्व करें तो मेरे हिसाब से ये वैल्यूज ठीक नहीं आ रही। इसका मतलब है कि टेंजेंट मैंने सही ड्रॉ नहीं किया, स्केलिंग ठीक नहीं हुई। क्योंकि जो मुझे पता है इस क्वेश्चन में वो ये है कि अगर इस टेंजेंट को हम थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करें येलो वाले को, अच्छा इसको जरा अब आप 9.5 से कैलकुलेट करके देखिएगा। असल में स्केल ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम है कि मैं ठीक तरह से टेंजेंट नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से वैल्यू इतनी एब्सोल्युटली रॉन्ग आ रही है कि मैं अगर आपको लिखूंगा तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। काइंडली रिकैलकुलेट करें 0.1 डिवाइडेड बाय 9.5, 0.001 डिवाइडेड बाय 9.5। जी 1.05 10 टू द पावर -4 आ रही। ओके जी, अब ये दो वैल्यूज आ गई, इसका यूनिट भी सेम होगा। अब ये दो वैल्यूज आ गई, इनिशियल रेट ऑफ रन ए, और याद रखिएगा कि रन ए में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव 0.2 थी
ऊपर लिखा हुआ था, और रन बी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन जो है वो 0.4 थी, जबकि एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन को तो हमने वही रखा है। दोनों केसेस में आप देखें, दोनों ग्राफ में एस्टर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है। इसका मतलब है कि दोनों केसेस में एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। नाउ बाय यूजिंग योर रिजल्ट, calculate the overall order of reaction with respect to OH negative ion. अब हमने यहां पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को डबल किया है, और आप देख सकते हैं कि रेट इज ऑलमोस्ट डबल। ये 10 टू द पावर -5 से ये 10 टू द पावर -4 हो गया, यानी तकरीबन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन को डबल करने से रेट इज ऑल्सो डबल। तो आप कह सकते हैं कि when concentration of OH negative ion is doubled, rate is also doubled। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, डेफिनेटली सबका आंसर थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे कि ये डबल हो रही है। तो if concentration of OH negative ion is doubled, rate is also doubled, that means it is first order with respect to OH negative ion। यहां से हमने इनिशियल रेट कैलकुलेट किया, और इनिशियल रेट के डेटा को यूज करके हमने ये प्रेडिक्ट किया कि विद रिस्पेक्ट टू OH नेगेटिव आयन ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। यहां अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए, ताकि अगर कोई सवाल हो तो यही सॉल्व हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस और भी जगहों पे पास पेपर में मौजूद हैं, जहां पर एग्जामिनर इसी तरह के दो कर्व देता है या दो कर्व बनवाता है, और फिर दोनों के इनिशियल रेट निकलवाता है, और फिर इनिशियल रेट और कंसंट्रेशन की वैल्यूज को यूज करवा के आपसे ऑर्डर प्रिडिक्ट करवाता है। तो अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल किया और इनिशियल रेट भी डबल हो गया, या ऑलमोस्ट डबल हो गया, या नियरेस्ट टू डबल हो गया, तो ये इंडिकेट करता है कि विद रिस्पेक्ट टू गिवन रिएक्टेंट ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट, फ्रॉम द कर्व बी, अब आपको कर्व बी यूज करना है। डिटरमाइन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एस्टर। अब कर्व बी यूज करना है और आपको एस्टर का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और एस्टर का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए कर्व का जब भी इस्तेमाल करने को कहेगा एग्जामिनर, इसका मतलब है कि वो आपको हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए कह रहा है। देखिए, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप हाफ लाइफ यूज करें, लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप कर्व बी यूज करें, रन बी यूज करें, तो कर्व बी इस्तेमाल करने का मतलब, कर्व के इस्तेमाल करने का मतलब यही होता है कि आप हाफ लाइफ से प्रूव करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है। तो अब हम रन बी को देखते हैं, और इसके लिए भी एग्जामिनर आपको कहेगा कि लाइंस ड्रॉ करना जरूरी है। अब अगर आप रन ए की बात करते हैं, इसने रन बी की बात की है, कर्व बी की, तो कर्व बी में 0.001 का हाफ, ये मैं ग्रीन लाइन से मेंशन कर रहा हूं, अगेन स्केल रख के देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट आ रहा है फर्स्ट हाफ लाइफ, और सेकेंड हाफ लाइफ 0.005 का हाफ 0.0025, और ये तकरीबन जो है वो जाकर 24 के करीब आ रहा है, यानी सेकेंड हाफ लाइफ इज अगेन ऑफ 12 मिनट। ये सारा काम आपको इस ग्राफ पर शो करना होगा, इस ग्राफ पर शो करना होगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे।
तो 12 मिनट और 12 मिनट, तो यहां पर ये बात समझ में आ रही है कि विद रिस्पेक्ट टू एस्टर जो है, फ्रॉम कर्व ऑफ रनबी डिटरमाइन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एस्टर, तो ये डिसाइड हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू एस्टर इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर, और आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर प्रूव हो गया, और प्रूफ आपने ग्राफ से किया, और इसमें एक्सप्लेनेशन आप यही देंगे कि टू हाफ लाइफ रिमेन कांस्टेंट, दैट मींस इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एस्टर। और फाइनली जब आप रेट इक्वेशन लिखेंगे, तो रेट इक्वेशन में आप लिखेंगे कि K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर की पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव की पावर 1, बिकॉज ये भी फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू OH नेगेटिव, ये जो है वो रेट इक्वेशन बन गई। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी कि इनिशियल रेट और हाफ लाइफ के कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया जिस तरह का बना हुआ है, तो ये तरीका है सॉल्व करने का। अच्छा, इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी जो है वो मौजूद हैं, और जैसे मैं आपको बताऊं, यस, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क क्या था, कि इस क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट टू स्टडी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट द ligand PR3 was in large excess and CrCO6 was measured with time। पहले वाले ग्राफ में CrCO6 को मेजर किया है और इसके रिजल्ट शोन है। इसका मतलब है कि ये पहला वाला जो ग्राफ है ये CrCO6 के लिए है। अब आप इसका हाफ लाइफ निकालेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है। सही है। यहाँ पर पहले वाले ग्राफ में जो गिवन ग्राफ है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो ली है वो CrCO6 की ली है, जबकि PR3 को एक्सेस में ले लिया है। इसका जब किसी चीज को एक्सेस में लिया जाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन का इम्पैक्ट रेट पे नहीं आता, क्योंकि एक्सेस वाले की कॉन्सेंट्रेशन में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता। कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है इसी क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट CrCO6 was in large excess and PR3 was measured with time। और ये ग्राफ अब आपको प्लॉट करना है। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास दो लाइंस आ गई, एक में CrO6 का और एक PR3 के लिए। और फिर इसके बाद उसने कहा है कि प्लॉट द डेटा ऑन द ग्राफ अबव यूजिंग द सेम एक्सिस स्केल एंड ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन थ्रू योर पॉइंट्स। अच्छा, ये बेस्ट फिट लाइन का मतलब आमतौर पे स्टूडेंट समझते हैं कि एग्जामिनर स्ट्रेट लाइन कह रहा है, तो ऐसा नहीं है।
बेस्ट फिट लाइन का मतलब ये होता है कि आपके मैक्सिमम पॉइंट उस लाइन के अंदर अकोमोडेट कर जाए। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट जरूरी नहीं स्ट्रेट हो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कर्व भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर होगा। तो आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको ये कह रहा है एग्जामिनर के लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाओ और आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। तो यहाँ पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट स्ट्रेट नहीं बनती। आप नॉर्मली जो रेट का एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो कर्व होता है उसमें कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर होगा तो कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, अदरवाइज हमेशा कर्व आएगा। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये है कि ऐसी लाइन जिसमें मैक्सिमम पॉइंट जो हैं वो आपके अकोमोडेट हो रहे हैं। अब इसमें आगे सवाल उसने कहा है कि यूज द ग्राफ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, use the graph to determine the order of reaction with respect to CrCO6 and PR3 in each case, explain how you arrived at your answer। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ग्राफ से ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है, और ग्राफ से ऑर्डर प्रेडिक्ट करने के लिए हमेशा जो है आप इस्तेमाल करते हैं हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। ग्राफ से ऑर्डर प्रेडिक्ट करने के लिए आप हमेशा हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप दोनों ग्राफ को स्केच करके उसमें दोनों का हाफ लाइफ निकालेंगे, दो हाफ लाइफ निकलेंगे। 2 हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ग्राफ, 2 हाफ लाइफ फॉर सेकंड ग्राफ। और अगर पहले ग्राफ के दोनों हाफ लाइफ ऑलमोस्ट सेम है, प्रीवियस ग्राफ पे चले जाते हैं और प्रीवियस ग्राफ में देख लेते हैं हाफ लाइफ निकालकर। 0.01 का हाफ इज 0.05, तकरीबन ये हो गया। मैं यहाँ रेड से मार्क कर देता हूं। आप स्केल से करेंगे तो ज्यादा बेहतर आएगा। अप्रोक्सीमेटली 700 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 700 सेकंड आ रहा है फर्स्ट हाफ लाइफ। और सेकंड हाफ लाइफ जो है वो इसका हाफ, ये 0.5 का हाफ इज 0.025, तो ये 0.3 हो गया। तकरीबन यहां से लाइन चलेगी और ये आप देखें 1400, यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ इज 700, सेकंड हाफ लाइफ इज आल्सो 700। ये इस बात को प्रूव करता है कि 2 डिफरेंट हाफ लाइफ हैज सेम वैल्यू। और अगर 2 हाफ लाइफ सेम हो तो 2 हाफ लाइफ के सेम होने का मतलब ये होता है कि इस केस में जो ऑर्डर है दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर। और ये जहन में रहे कि ये ग्राफ जो था ये CrCO6 का था, और अब आपको इसी पर एक ग्राफ और प्लॉट करना होगा PR3 के लिए, और इसके लिए भी फिर इसी तरह से आप 2 हाफ लाइफ निकालेंगे। और अगर 2 हाफ लाइफ की वैल्यू शुड रिमेन कांस्टेंट तो ये प्रूव करेगा कि विद रिस्पेक्ट टू CrCO6 एंड विद रिस्पेक्ट टू PR3 इसका ऑर्डर फर्स्ट है। अगर ये वैल्यूज काफी डिफर करती हाफ लाइफ की तो फिर हम ये कहते हैं कि इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन उस केस में आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, लेकिन आप ये बता देंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। लेकिन अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन पास पेपर में मौजूद नहीं है जहां पर एग्जामिनर ने आपको ग्राफ से ऑर्डर निकलवाया हो और वो फर्स्ट ऑर्डर ना निकला हो। हाँ, आप कोई मिस्टेक कर गए तो पॉसिबल है, लेकिन अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर जब भी ग्राफ से वो ऑर्डर निकलवाता है तो हाफ लाइफ से आप कैलकुलेट करेंगे और हाफ लाइफ की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आती हैं। देखें, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट सेम आएंगी। ठीक है जी, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी।
और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपका, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। अच्छा, तकरीबन ऐसा ही एक आइडेंटिकल क्वेश्चन जो है वो ये देखें, जून 12 का तो शायद मैंने आपको बताया भी था। ग्राफ से ही रिलेटेड आइडेंटिकल क्वेश्चन एक और भी है, देखें ये जून 13 का 42 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी आपको एग्जामिनर जो है वो एक स्केच कर रहा है और दूसरा स्केच जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप डेटा को देखकर दूसरा स्केच जो है वो आप करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई तो काइंडली पूछ लीजिए। ठीक है जी, तो अब इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में।